तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो कूलम लॉ है। 12th क्लास का बेसिक टॉपिक उठाएंगे हम डेमो लेक्चर के लिए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो यू शुड फॉलो मी ऑन माय ऐप, राइट। तो 12th क्लास के जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो थोड़ा ध्यान से देखना क्या एक्सप्लेन किया गया इस टॉपिक में। कूलम्स लॉ, राइट। कूलम ने एक बहुत सिंपल सी बात ये बताई कि दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में दो इलेक्ट्रिक चार्जेस जिनको मैं बस पॉइंट चार्ज अज्यूम करूंगा कूलम लॉ के स्कोप में, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में मैं इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट कैसे करूं, राइट। दिस लॉ, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। दिस लॉ एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, राइट। ये बात बहुत ध्यान रखना तुमको कि ये जो लॉ है, ये जो रूल है जो कूलम ने हमको एक्सप्लेन किया, ये बस पॉइंट चार्जेस के लिए ही ट्रू है। अगर किसी सरफेस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे मान लो कोई स्फीयर पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी शीट पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां से हम डायरेक्ट कूलम लॉ से कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बेसिक कूलम लॉ जो है वो एक पॉइंट चार्जेस के लिए ट्रू है। एग्जांपल उठाते हैं। मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा है Q1, राइट। एक दूसरा पॉइंट चार्ज मेरे पास यहाँ पे रखा है Q2। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मैंने अज्यूम किया है दैट इज d, राइट। इन दोनों चार्जेस का नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज भी पॉजिटिव है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। ये यूनिवर्सल लॉ है, हम जानते हैं। बहुत से लोगों को इसके अंदर भी डाउट होता है कि सर पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल क्यों करते हैं, या फिर दो सेम तरह के चार्जेस आपस में रिपेल क्यों करते हैं। दो नेगेटिव नेगेटिव आप पास में लेके आओगे तो आपस में रिपेल करेंगे, दो पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आप पास में लेके आओ तो वो भी आपस में रिपेल करेंगे, और अगर आप अपोजिट नेचर के चार्जेस क्लोज लेके आते हो तो यू विल फाइंड देम अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। तो इसके कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन है। एक तो कूलम का ऑब्जर्वेशन है क्लियर कट कि भाई हाँ, उसने बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को ऑब्जर्व किया एंड ही फाउंड कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करते हुए देखे गए, अगर दो नेगेटिव उठाओ वो भी रिपेल करते देखे गए। लेकिन अगर मैं तुमको एक बेसिक सा थ्योरी बताऊं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि मान लो हम दो लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, राइट। मान लो दो इंसान एक ही साथ पैदा हुए और पूरा 100 साल तक वो एक दूसरे के साथ रहे क्लोजली। तो अगर मैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट दे हैव स्पेंड टुगेदर, एक दूसरे के बारे में वो सब कुछ जानते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा आदमी किस तरह बिहेव करेगा, राइट। तो साइंस का भी मटेरियल के साथ यही सीन चल रहा है पिछले हजारों सालों के साथ कि वो साइंस की मटेरियल पे बहुत तरह की रिसर्च हो रही है, और उसी रिसर्च का एक एक्सपेरिमेंटल आउटकम है ये कि हम देखते हैं कि अगर जिस प्रॉपर्टी को मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा हूं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज का नेचर जिन दो मटेरियल में सेम है उनको हमेशा एक दूसरे से रिपेल करता हुआ पाया गया। दिस इज अ परफेक्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो कूलम ने बोला कि मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर रिपेल करता हुआ दिखेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको अपने से दूर रिपेल करता हुआ दिखेगा। दोनों फोर्स इक्वल एंड ओपोजिट होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ ट्रू है। न्यूटन थर्ड लॉ, क्यों? न्यूटन के थर्ड लॉ क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा उस पहले पे एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स वापस लगा देगा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम, और उनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलग अलग। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो ये वाला चार्ज पॉजिटिव होता है, ये वाला चार्ज नेगेटिव होता है, तो ऑब्वियसली बात है ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता और ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये जो चारों फोर्स मैंने ड्रॉ करे हैं लकीली या फिर थ्रू द ऑब्जर्वेशन, इन चारों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
वी हैव टू फोकस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में कूलाम साहब से बात करते हैं। कूलाम ने ये बताया कि द फोर्स बिटवीन these two charges is directly proportional to the multiple of their charges। मतलब अगर तुमको एक बात ध्यान रखना यहाँ पे मैं बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स एफ है उसका मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल पे डिपेंड करता है, राइट। डायरेक्शन की बात हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को समझते हैं। एट द सेम टाइम दिस फोर्स is inversely proportional to the square of distance between them। अब यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाता हूं तो मेरे पास इवेंचुअली एक इक्वेशन बन के आती है, दैट इज कॉल्ड के क्यू वन क्यू टू अपॉन में डी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन तुमको डायरेक्टली कैलकुलेट करके देगा फोर्स का मैग्नीट्यूड फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब दो चार्जेस शुड नॉट हैव सम डायमेंशन, हमको उनकी डायमेंशन को हमेशा बहुत ही कम ऑब्जर्व करना है। और ये जो फोर्स एफ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो चारों वैल्यू ऑफ एफ है, ये वही फोर्स है, बट डायरेक्शन का हमको अभी तक आइडिया नहीं लगा, वो मैं तुमको बताऊंगा। सारी चीजें मैं तुमको एक एक करके क्लियर करूंगा, लेकिन तुम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये देखो कि यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड है, और तुमको फॉर्मूला जब तुम अप्लाई करोगे तो तुमको चार्जेस का मैग्नीट्यूड ही रखना हमेशा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, सॉरी साइन। चार्ज नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तुमको वो सब नहीं सोचना है, बस तुमको उसका मैग्नीट्यूड लाके पुट कर देना, राइट। यहाँ पे एक कांस्टेंट निकल के आया मेरे पास के, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, किसी बुक में, बहुत सारी बुकों में मिल जाएगा। 1/4πε0 इसकी वैल्यू होती है, ऑब्जर्व करके पाया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ पे मुझे एक और अननोन टर्म मिली, ε0, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अब ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या है देखना, जिन मीडियम में ये दोनों चार्जेस रखे हैं, ऑब्वियस सी बात है इनके सराउंडिंग में या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा या फिर कोई लिक्विड होगा, मतलब किसी ना किसी सर्टेन मीडियम में वो रखेंगे ना। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि उन जिस मीडियम में वो दोनों चार्ज रखे हैं वो मीडियम वैक्यूम है, लेट्स सपोज, तो उस वैक्यूम का भी इनके फोर्स पे एक इफेक्ट होता है। मतलब अगर मैं वैक्यूम की जगह कोई मीडियम डाल दूं तो मीडियम भी इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स को चेंज कर देता है। तो उस मीडियम की जो प्रॉपर्टी है, उस मीडियम का जो बिहेवियर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कांस्टेंट बताया गया हमको। अगर वो मीडियम वैक्यूम है तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ε0, राइट। उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इससे थोड़ा सा मैं तुमको आगे जाके और अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा कि मीडियम बिहेव किस तरह से करता है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली दे दीजिए 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट से कन्वर्जन आई थिंक तुम जानते हो। इसी के साथ मान लो इस वैक्यूम की जगह कोई दूसरी टर्म आती है, मेरे पास कोई मीडियम होता है लेट्स सपोज, तो उसके लिए जो टर्म डिफाइन करता मैं, इट वुड बी परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ये इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर। इस परमिटिविटी के केस में जो के की वैल्यू हम लिखेंगे, इट वुड बी 1/4πε, क्योंकि ε0 तो हमने तब यूज किया था जब वैक्यूम था, और अगर मीडियम है तो इसको हम रख देंगे। एक टर्म और आती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। बहुत सी बुकों में इसको तुम्हें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी मिलेगा ये टर्म। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन अपॉन ε0, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम divided by the permittivity of
वैक्यूम, राइट। ऑब्जर्वेशन ये है, जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होती है। मतलब मीडियम की परमिटिविटी कांस्टेंट और वैक्यूम का परमिटिविटी कांस्टेंट में मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि वो एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। हाँ, मैं तुमको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा क्यों होती है। थोड़ा सा तुम रुको, एक एक दो चीजें मैं तुमको और अच्छी अच्छी बता दूं, तो थोड़ा इस पे हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि एप्सिलॉन और आर की वैल्यू हमेशा एक से क्या होती है, ज्यादा या फिर उसके बराबर। अगर मैं ऐसे बोलूं फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, इसका मतलब वैक्यूम के लिए मीडियम और वैक्यूम की परमिटिविटी क्या हो जाएगी, सेम। मतलब अगर वैक्यूम है, कुछ कुछ केस में हम वैक्यूम के साथ एयर को भी लिख देते हैं कि भाई एयर है, बहुत सी बुकों में ऐसा लिखा होता है, लेकिन ये एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है। लेकिन अगर तुमको मीडियम एयर बताया हो तो भी तुम इसको एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 लिख सकते हो, बहुत सारे केसेस में। क्लियर? तो ये हमारे पास एक तरीका है, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत इजीली लिख सकते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं कूलम लॉ। अब देखना, एक एक करके हम कूलम लॉ की सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे तुमको बहुत सी नई नई बातें मालूम पड़ेगी। तो let's write properties of Coulomb's law. Properties of Coulomb's law. सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली। तुमको पॉइंट चार्जेस के लिए ही हमेशा इसको अप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, सरफेस पे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो यू डोंट हैव टू डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। I'll tell you some methods to do that. That will be sometime you will do integration, sometimes you will do some symmetry kind of thing, but this formula will be directly valid for the point charges only. Is that clear? Okay. Second, थोड़ा सा तुमको फोर्स की डायरेक्शन का आइडिया देता हूं। मान लो मैं अगर ऐसा बोलूं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है मेरे पास, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखा है मेरे पास, इसको मैंने चार्ज नंबर 1 नाम दिया, इसको मैंने चार्ज नंबर 2 नाम दिया। अब देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पे एक अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा, इसको मैंने बोल दिया F12। सिमिलर उतना ही फोर्स ये नेगेटिव चार्ज उस पॉजिटिव पे लगाएगा, उसको मैं क्या बोल दूंगा, F21। अब फिजिक्स में, इनफैक्ट पूरा साइंस में, तुमको एक चीज हमेशा बहुत ध्यान रखनी होती है कि कौन किस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको हर मूवमेंट, हर ऑब्जर्वेशन, हर टाइम पे इंटरैक्शन तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कौन किसके साथ कितना फोर्स से इंटरैक्ट कर रहा है। जैसे मैं अगर ऐसा बोलूं कि दिस F12 is force applied by 1/2, मतलब फर्स्ट चार्ज ने अप्लाई किया किस पे, सेकंड पे। अगर मैं ऐसे बोलूं F21, it will be the force applied by the second charge on the first one, and according to Newton's third law we can easily write F21 is minus of F12, एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, एंड दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम, एंड दैट विल बी इक्वल टू K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाय d स्क्वायर। अगर तुमको मान लो किसी जनरलाइज्ड वेक्टर की फॉर्म में चाहिए कुछ इक्वेशन, जैसे मान लो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मान लो ये तुमको दे दिया है y एक्सिस, लेट्स सपोज, एंड दिस इज बीइंग गिवन u एज द x एक्सिस। मान लो एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है Q1, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है Q2। मुझे किसी ने ऐसा बोला कि भाई Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। अब एक बात तो क्लियर है
कि भाई इन दोनों Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरैक्शन फोर्स होगा वो होगा इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग, या तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या फिर रिपल्सिव नेचर का होगा। मैं तुमको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म डिराइव करके बता रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग दीज टू चार्जेस टू बी पॉजिटिव, राइट। तो मैंने बोला कि भाई एक लाइन मैंने इस तरह ड्रॉ कर दी, इसको मैंने बोला डेल्टा आर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से पहले तो हम ये बोल सकते हैं दिस प्लस दिस वुड बी इक्वल टू दिस। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है? if two vectors are defined in a sequence, if two vectors are defined in a sequence, then the third vector, this vector and this vector are defined in a sequence of a triangle, and the third vector in opposite direction will become the resultant of both of them. So R2 will become what? R1 plus delta R, is that right? And delta R would be defined as R2 minus R1. अब देखना ये Q1 जो Q2 पे फोर्स लगाएगा उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो भी तो इसी तरफ होगी, है ना। और ये Q1 जो Q2 पे लगाएगा वो ये फोर्स होगा, इसको मैंने लेट सपोज F12 बोल दिया। और Q2 जो Q1 पे लगाएगा उसको मैंने क्या बोल दिया? F21 बोल दिया। तो देखना हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा तुम मेरे साथ रहना। मैं अगर ऐसा बोलूं, if I want to write down F21, it would be what? K Q1 Q2 अपॉन में ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। इट मीन आई विल राइट डाउन डेल्टा आर का स्क्वायर। दिस टर्म is giving us the complete magnitude of force, is that right? ये हमको फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है। बट फॉर डिफाइनिंग अ वेक्टर वी ऑलवेज यूज अ टर्म ऑफ डायरेक्शन, because there are two things which can define a vector, one is magnitude and the other one is direction, right? तो magnitude का टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया। for direction I generally use what? unit vector। यूनिट वेक्टर मैं हमेशा उस डायरेक्शन में यूज करता हूं जिस डायरेक्शन में मेरा वेक्टर है। तो यहां पे मान लो मैंने कोई एक एन कैप यूनिट वेक्टर लिख दिया इसके पीछे, जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है? अलोंग दी फोर्स, राइट। अब देखना मैं अगर ऐसा बोलूं ये डेल्टा आर वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में F12 है। तो डेल्टा आर विल बी R2 माइनस R1। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? दिस एन कैप वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डेल्टा आर डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर को मैं वेक्टर अपोन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं। ये तो यूनिट वेक्टर को 11th क्लास में बेसिक डिफाइन करने का फॉर्मूला है। और ये हमारा वो वेक्टर है जिस डायरेक्शन में हमारा टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ये भी बेसिकली डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड ही है। तो इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर मैं यहां लाके पुट करूंगा तो माई फोर्स विल बिकम के Q1 Q2 अपॉन में डेल्टा आर का स्क्वायर अपॉन में R2 माइनस R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो सेम ही है ना, तो हमारे लिए F21 क्या बन जाएगा? इट वुड बिकम K Q1 Q2 अपॉन में डेल्टा R का क्यूब इंटू R2 माइनस R1। ये इस फोर्स का वेक्टर फॉर्म है विच विल बी रेयरली यूज। ये बहुत ही एडवांस लेवल की और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉपर वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम में उसको यूज करना। बाकी हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला डायरेक्टली उससे हम तुमको बहुत सी हेल्प कर देंगे, डोंट वरी। अब जब मैंने कैसे लिखा थोड़ा सा तुमको मैं ब्रीफ करता हूँ। मैंने क्या किया, चार्ज Q1 और Q2 को जोड़ने वाली लाइन के लोग एक वेक्टर पहले डिफाइन किया, ठीक है। तो और मैंने फोर्स का डायरेक्टली क्या लिख दिया? मैग्नीट्यूड। और उसके साथ मैंने लिख दिया एक यूनिट वेक्टर। उस यूनिट वेक्टर की वैल्यू मैंने इस मेथड से कैलकुलेट करी कि भाई
यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में ये रहा वेक्टर, और इसी का मैंने क्या रख दिया, मैग्नीट्यूड। तो वो मैग्नीट्यूड अल्टीमेटली डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि डेल्टा आर खुद आर टू माइनस आर वन के बराबर है ना, दैट राइट। तो यहाँ से तुमको ये टर्म क्लियर होगी कि ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। अब कोई मुझे अगर ऐसा बोले कि सर आपने तो अभी F12 ही लिखा है, जरा इसको लिख के बताओ, तो एक बात तो क्लियर है ना कि इस वेक्टर के आगे अगर मैं माइनस का साइन लगा दूं तो ये वाला वेक्टर बन जाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ इज अ क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होता है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव लगा दूंगा तो बात बन जाएगी। हम इसको नेगेटिव नहीं लगा के इस तरह से याद रखेंगे कि, सॉरी ये थोड़ा इरेज हो गया, इसको इस तरह से याद रखेंगे कि हम इन दोनों चार्जेस को हम यहाँ पे हमने पुट किया, और हम यहाँ पे अगर एक नेगेटिव का साइन या मतलब नेगेटिव साइन अगर नहीं भी लगाना चाहें तो इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दें। हम इसको राइट डाउन कर देंगे R1 माइनस R2, क्योंकि R2 माइनस R1 तो वेक्टर इस तरफ है ना, तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, इस तरफ, और वो अल्टीमेटली इसकी तरफ एम कर जाएगा। तो क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? तुमको हमेशा सबसे पहले फोर्सेस की डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देख के डिसाइड करनी है। फिर दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके अलोंग तुमको एक वेक्टर डेल्टा आर टाइप कुछ डिफाइन करना है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर एंड राइट डाउन द प्रॉब्लम। एक इरोडोव की बहुत बढ़िया प्रॉब्लम तुमको मैं कराऊंगा, इसके बेस पे तो तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए तुम चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, मुझे बहुत पसंद है ये चीज पढ़ाना। ओके, थर्ड, कूलम फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मतलब द फोर्स will always be along the line joining both of the charges। मतलब अगर तुमने एक चार्ज यहाँ पे रखा, एक चार्ज यहाँ पे रखा, इसको Q1 कहा, इसको Q2 कहा, तो फोर्स हमेशा भले ही रिपल्सिव हो भले ही अट्रैक्टिव होगा हमेशा दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ओके, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जहां भी कंजर्वेटिव फोर्स का नाम आ जाता है ना, ये बात तुम जान लो, तुमको कंजर्वेटिव जब तुम क्लास में पढ़ोगे उससे कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं तुमको बताऊंगा ना, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ नेचर है। मतलब कि नेचर ने इस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का ऑब्जर्वेशन साइंस ने लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन साइंस ने लिया, ये सारे के सारे फोर्स कंजर्वेटिव। मतलब हम अपनी कुछ एनर्जी इनके फील्ड में स्टोर कर सकते हैं, एंड लेटर वी कैन रीस्टोर दैट एनर्जी एज वेल। मतलब तुम छत पे चढ़े तो तुम थके थके मतलब तुम्हारी कुछ एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोर हो गई, छत से कूद गए, वो सारी एनर्जी तुमको काइनेटिक की फॉर्म में मिल जाएगी। इट्स अ ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन। और स्प्रिंग के फिनोमिना, इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमिना, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस चलते हैं तुम्हारे, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बिहेवियर पे चलते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन ही, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना इजीली, उन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इज दैट क्लियर? ये कंजर्वेटिव फोर्स उनके बीच में रोल प्ले करता है। तो कूलमिक फोर्स है वो भी एक कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है। इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक एडिशनल फील्ड स्टैब्लिश होगा जिसके अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, दैट फील्ड विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी बातें हम करेंगे डिटेल एनालिसिस, डोंट वरी। ओके, फिफ्थ पॉइंट, द d should be greater than 10 raised to power minus 15 मीटर। मतलब इससे ज्यादा होना चाहिए दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, तभी हम करेक्ट ऑब्जर्वेशन ले पाएंगे। तो लॉजिक भी है ना, 10 raised to power minus 15 मीटर से क्लोज आ गए तो वो बेसिकली न्यूक्लियस की रेडियस से छोटा हो गया ना, तो न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स के परफेक्ट ऑब्जर्वेशन हमको वहां पे नहीं मिलेंगे, न्यूक्लियर फोर्स ऑब्वियसली डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है,
एक पॉइंट ये न्यूटन थर्ड लॉ इज वैलिड इन कूलम सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब अगर तुम किन्हीं दो चार्जेस को उठाते हो, हालांकि ये बात हम पहले कर भी चुके हैं, तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये वाला भी उस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो पूरे सिस्टम को अगर तुम देखो तो पूरे सिस्टम पे समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल क्या होगा, जीरो। बाहर से तो कोई फोर्स नहीं आया ना। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी हम चुपके से ये लिख देते हैं कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्व। तो एक इक्वेशन बना के हम बहुत ही मैजिकल ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं। तो जब भी तुमको कूलम का केस मिले, कूलम का सिचुएशन मिले, तो यहाँ पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस की वजह से समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द system of charge will become zero and you can conserve the linear momentum of system which I am going to explain in some time, थोड़ी देर के बाद या फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। फाइन। सेवंथ एंड most important point, it follows the principle of superposition। भैया बहुत काम कीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत से लोग इसको पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग इसको रट लेते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, बट कसम खा के बोल रहा हूँ समझ नहीं आता उनको कि ये है क्या। देखो है ये कि मान लो यहाँ पे मेरे पास एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज Q2 है, यहाँ पे एक तीसरा चार्ज Q3 है, and at any random point another charge Q4 is being placed, n number of charges है। मुझे किसी आदमी ने ऐसा बोला कि भाई तुझे इस पे फोर्स निकाला, यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज। फाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि इस पे Q1 ने कितना फोर्स लगाया। लेट सपोज F1 लगाया, रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वी आर राइटिंग अ वेक्टर, तो हमने एक डायरेक्शन ड्रॉ कर दी। Q4 ने मान लो इस तरफ फोर्स लगाया, इसको मैंने F4 नाम दिया। Q3 ने मान लो इस तरफ लगाया, इसको मैंने F3 नाम दिया। तो ये वो तीन फोर्स हैं जो इस चार्ज पे लग रहे हैं, राइट। क्लियर। ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला इसने इस पे F1 लगाया ना, तो ये वापस इस पे F1 लगाएगा। इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, यहाँ भी फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, ये भी इन दोनों के बीच में भी इंटरैक्शन है। चलो इस तरह से, क्योंकि इसने उसको उस तरफ पुश किया ना, तो ये भी इसको इस तरफ पुश करेगा। ऐसे बाकी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन भी है यहाँ पे, राइट। लेकिन अगर मुझे Q2 को ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है, तो मैं सिस्टम के बाकी पार्टिकल की वजह से बस Q2 पे ही लगने वाले फोर्सेस को लिखूंगा, एंड माय नेट फोर्स ऑन Q2 विल बी द वेक्टर एडिशन ऑफ F1 F2 एंड F3। क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो मैं इन तीनों फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करके नेट फोर्स लिख दूंगा। और बाकी जो ऑब्जर्वेशन है इनके बीच में द रेस्ट ऑफ द इंटरैक्टिव फोर्सेस वुड बी नेग्लेक्टेड और वुड नॉट बी ऑब्जर्व बिकॉज दे आर नॉट बीइंग आस्क्ड। उनके बारे में मुझसे इंफॉर्मेशन ली नहीं गई है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमको ये सिखाता है कि जिसके बारे में बात करी जा रही है उस पे लगने वाली एक्टिविटी को नोट करो। वो दूसरे सिस्टम पे बाहर जो एक्टिविटी कर रहा है, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। जैसे मान लो एक भीड़ के अंदर एक इंसान को पीट रहे हैं धड़ाधड़ लोग, ठीक है, वो भी बाकी लोगों को पीट रहा है, बट अगर मैं उस पर्टिकुलर आदमी को क्योर करने जाऊंगा तो उस पे कितना डैमेज हुआ है, दैट विल बी द पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर मी, राइट। तो यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अगर जिस चार्ज की बात करी गई है तुमको उस पे लगने वाले फोर्सेस की बात करनी, दैट्स द पॉइंट। इसका मतलब मैं छोटा सा अगर स्टेटमेंट लिखूं, we will write the electric forces on the concerned charge we will
नेग्लेक्ट की स्पेलिंग फिर गलत कर दी मैंने। वी विल नेग्लेक्ट द रेस्ट ऑफ द इंटरैक्शन। देखो ये जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ ना इंटरैक्शन, इसको तुम फोर्स ही समझा करो कि बहुत सारी बुकों में ये फोर्स को इंटरैक्शन नाम से लिखा होता है, वहीं से पढ़ा मैंने तो थोड़ा जुबान पे आ गया। वी विल नेग्लेक्ट द रेस्ट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ सिस्टम। तो ये कूलम की प्रॉपर्टी थी, ठीक है फाइन। अब एक तुमको बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ मैं, जो हमारी शुरू में ये परमिटिविटी वगैरह के बारे में रह गई थी। ये कूलम की प्रॉपर्टीज नहीं है, मैं एक अलग टॉपिक उठा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड फोर्स इन मीडियम। देखना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d एंड दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, इसको मैं FV बोल दिया। इट वुड बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by d square. It's a force in vacuum. Now let's suppose we keep these two charges at the same distance in some medium। मतलब मान लो तेल में डाल दिया दोनों को, पानी में डाल दिया दोनों को, लकड़ी के अंदर दबा के रख दिया दोनों को, then the force in medium will become what? 1/4 pi epsilon into Q1 and Q2 by d square। क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। क्योंकि हम जानते हैं कि एप्सिलॉन r इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने इस टर्म को कन्वर्ट कर दिया। ये वाली टर्म अगर तुम अब ध्यान से देखो, ये वाली टर्म तो अभी भी मुझे फोर्स ऑफ वैक्यूम ही बता रही है ना, हाँ ना। अब ये अगर हमको फोर्स ऑफ वैक्यूम ही बता रही है तो एप्सिलॉन r की वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ी। इसका मतलब मीडियम का जो फोर्स है वो वैक्यूम के फोर्स से क्या होता है, थोड़ा सा कम। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, वैक्यूम का फोर्स अपॉन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, दिस इज द नेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन मीडियम। अब हमने ये चीज तो सीख ली कि भाई जैसे ही हम दोनों चार्जेस को मीडियम में रखेंगे इन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, कम। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इन दोनों चार्जेस को मीडियम में रख के थोड़ा सा डीप ऑब्जर्वेशन लेके देखो तो वो चीज बहुत खूबसूरत है। सुना, मैं अगर ऐसा बोलूं कि मान लो यहाँ पे एक चार्ज है मेरे पास Q1 और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2। लेट्स सपोज दोनों पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव के केस में एग्जांपल लेता हूँ। अब ये किसी इनके चारों तरफ स्पेस में कोई मीडियम है, कोई भी मीडियम है, एयर वगैरह, वो एयर हो सकता है, ऑयल हो सकता है। अब मीडियम भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मीडियम भी बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। अब मीडियम मैक्सिमम केसेस में इंसुलेटिंग लेते हैं हम लोग, ऑयल ले लिया, वाटर तो खैर का पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। तो उनके अंदर एटम होते हैं, एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन का उनके न्यूक्लियस से एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज किसी एटम के साथ, एयर के किसी एटम के साथ अगर इंटरैक्शन में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा प्यार करने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस न्यूक्लियस
इस न्यूक्लियस को छोड़ के जाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि एक इंसुलेटिंग मीडियम है। अगर कंडक्टर होता तो कहानी थोड़ी अलग हो जाती। तो ऐसी केस में ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो एटम है एयर का वो ऐसे थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इफेक्टिवली इस तरह थोड़े से बैंड हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक घर के अंदर मॉम मॉम डैड है और बहुत सारे बच्चे हैं उनके, बाहर कोई जो है कुछ दंगा हो रहा है, मारपीट हो रही है, मतलब पुलिस वाले धर रहे हैं किसी को। बस ना बच्चों का मन करेगा मैं बाहर जाके देखूं, लेकिन मॉम डैड से वो बहुत डरते हैं, ठीक है, बहुत घबराते हैं कि भाई अगर हम बाहर गए तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको फ्रीडम नहीं है, वो मॉम डैड यहाँ पे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है बच्चे और दंगा यहाँ हो रहा है इस जगह पे। तो अगर वो बाहर नहीं जाएंगे बट उनके पास बाहर जाने की टेंडेंसी तो एक होगी, वो छुप छुप के खिड़कियों में कहीं ना कहीं तो देखने की ट्राई करेंगे ना। तो वही केस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का है। तो ऐसी सिचुएशन में एक चीज तो ये होगी कि भाई सारे के सारे जो ये नेगेटिव चार्ज है उनका इफेक्टिव सेंटर पॉजिटिव चार्ज के वजह से थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा एटम का इफेक्टिवली, राइट। एंड इसको हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल इज इलेक्ट्रिकली एक्टिव, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करता है। अगर तुम किसी स्पेस में उसको रखो तो उसका खुद का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो खुद भी फोर्स लगाता है और खुद भी एक इलेक्ट्रिकली एक्टिव ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा एयर का हर एटम इस तरह से एक डाइपोल बना के इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। सिमिलर काइंड ऑफ बिहेवियर कुछ इन भाई साहब के पास भी ऑब्जर्व होगा। मतलब बात सीधी सी ये है कि जैसे ही इन दोनों चार्जेस को मैंने मीडियम में रखा, मीडियम इनके आने से पहले जो न्यूट्रल था, अब मीडियम क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली एक्टिव। इतना क्लियर। अब मीडियम जब इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है वो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्सेस को ऑल्टर तो करेगा। अब देखना, हम दोबारा लौट के चलते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि भाई तुमको किसी भी चार्ज पे फोर्स लिखना है तो अलग अलग सोर्स ढूंढो जो उस पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तुम थोड़ा सा सोचना, हालांकि ये तो एक मेरा फेस तुमको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, आने वाली मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी जब तुम ज्वाइन करोगे तो मैं तुमको लाइव स्क्रीन पे दिखूंगा, मेरा व्हाइट बोर्ड होगा वहां पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन तुम एक छोटी सी बात सोचो कि अगर ये दोनों चार्जेस वैक्यूम में रखे होते तो कुछ फोर्स लगता है उन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में डी स्क्वायर। जैसे ही मीडियम में रखे फोर्स, नेट फोर्स बदल गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कुछ फोर्स मीडियम ने लगाया है जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स कम हो गया है, और मीडियम ने क्यों लगाया है, क्योंकि मीडियम इलेक्ट्रिकली एक्टिव हो गया है। क्या तुमको मेरी बात समझ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स वैक्यूम में था मीडियम में रखने के बाद टोटल रिजल्टेंट फोर्स कम हो गया है, क्योंकि मीडियम ने एक एडिशनल फोर्स लगाया। एडिशनल फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, क्यों, क्योंकि मीडियम इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, एक्टिव। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये वाला जो लेफ्ट वाला चार्ज है ये राइट वाले चार्ज पे अभी भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जितना वैक्यूम में लगा रहा था, ये भी उस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है जितना वैक्यूम में लगा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये कि मीडियम के आने के बाद, हालांकि हमको पता है कि अब टोटल फोर्स कम हो गया ना, इसका मतलब ऑब्वियस बात है मीडियम ने इन दोनों पे वैक्यूम के फोर्स के ऑपोजिट एक फोर्स लगाया है। इसको मैं इंड्यूस्ड फोर्स बोलता हूं, क्योंकि ये सारा का सारा जो इलेक्ट्रिकली एक्टिव फिनोमिना ये इंडक्शन के अंदर आता है, हमने मीडियम को इंड्यूस किया है। और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ये है। इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे कि दो चार्जेस को अगर मैं वैक्यूम में रखूं और उन्हीं दोनों चार्जेस को मीडियम में रख दूं तो चार्जेस का म्यूचुअल इंटरैक्शन फोर्स बदलेगा, बिल्कुल नहीं। एक चार्ज हमेशा दूसरे पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। ये मीडियम है जिसने आके बीच में कुछ गड़बड़ी क्रिएट करी है। मीडियम ने अपना खुद का एक इलेक्ट्रिकली एक्टिव फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, द वेक्टर एडिशन ऑफ force of vacuum
plus force applied by the induction is equal to total force in the medium, right? मतलब force in the vacuum plus force in the induction, और ये मीडियम का टोटल फोर्स किसके बराबर है? फोर्स ऑफ वैक्यूम माइनस सॉरी अपॉन में एप्सिलॉन आर। और ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स और ये फोर्स तुमको हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक के स्कोप में ये फोर्स दोनों हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही लगते मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम मीडियम रखोगे पॉजिटिव तो डाइपोल का नेगेटिव चार्ज पास आएगा, वो इस तरफ फोर्स लगाएगा। अगर तुम इसको रखोगे नेगेटिव, मानो तुमने यहाँ पे -q चार्ज रख दिया तो मीडियम के जो डाइपोल है वो ऐसे आएंगे ना, राइट? तो वो इस नेगेटिव चार्ज से इस तरफ फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब उनका नेचर हमेशा इलेक्ट्रिक फोर्स को डिक्रीज करने का ही होगा। मतलब वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था मीडियम में अगर तुम रखोगे तो मीडियम का नेचर हमेशा उस वैक्यूम के फोर्स को डिक्रीज करने का ही होता है। इसी वजह से नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। इसका मतलब इसी वजह से एप्सिलॉन नॉट आर को हमेशा एक से क्या होना पड़ेगा? बड़ा। और इसी वजह से एप्सिलॉन जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है वो वैक्यूम की परमिटिविटी से हमेशा क्या होती है? ज्यादा। सारा चेन बनता हुआ दिख रहा है तुमको कि भाई फोर्स का नेचर उनका नेचर हमेशा कम करना होता है। और अगर मैं तुमको बहुत ही बेसिक सी कहानी बताऊं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? बिकॉज दे वांट टू न्यूट्रलाइज देमसेल्फ, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ अगर मिल गए तो वो न्यूट्रल हो जाएंगे और स्टेबल हो जाएंगे। और दुनिया में हर पार्टिकल, हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है कि मतलब वो अपनी सिचुएशन को स्टेबल कर ले एंड लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहे। इज दैट क्लियर? तो ये सारे फंडे नेचर के उन लॉ के साथ ही डिफाइंड है। जब भी किसी साइंटिस्ट ने, अभी कूलम ने, न्यूटन ने अपनी बढ़िया बढ़िया थ्योरीज दी थी, they haven't explained those things in certain mathematical terms. No, they have given a philosophical good explanation कि इस तरह से नेचर का बिहेवियर होता है। तो यहाँ जो नेचर है उसका काम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिकली एक्टिव अगर मैं उसको करूंगा तो वो हमेशा नेट फोर्स को कम करने की कोशिश करेगा। ये बात तुमको ध्यान रखना। और ये दोनों फोर्सेस हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? ऑपोजिट। तो कुछ कुछ बुक में तुमको इनके बीच में माइनस का साइन भी मिल सकता है क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन को यूज कर लिया। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इज दैट क्लियर? चलो, इस पे प्रॉब्लम करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ये नेट फोर्स है, बस ये ध्यान रखना। और ये इन मीडियम के और वैक्यूम के दोनों की वजह से है। ये बात तुमको क्लियर रखनी है। मैं यहाँ पे नोट नहीं करवा रहा हूँ सारी चीजें, बेसिक बेसिक, क्योंकि डेमो लेक्चर है तो मैं तुमको बेसिक बेसिक थोड़ी थ्योरी बता रहा हूँ। क्लियर? लास्ट टॉपिक है हमारा कूलम के बारे में। दिस इज लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ। एक छोटी सी लिमिटेशन है बस इसकी। दिस इज नॉट वैलिड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इस पर चर्चा करी जाएगी अगले डेमो लेक्चर में। आज के लिए हम इतना ही रखने का। थोड़ा सा मेरा दूसरा क्लास एक और है तो तुम इसको देखना अच्छे से। हो सके तो मुझे एक रिव्यू भी देना कि किसी भी मीडियम के थ्रू जब तुम ऐप पे देखोगे, तुमको चीजें डाउनलोड करोगे, वहां पे शायद तुम हमसे चैट भी कर सकते हो। तो थोड़ा रिव्यू जरूर देना हमारे जितने भी वीडियो है कि सर ये कमियां हैं, ये अच्छी बातें हैं। क्योंकि हमारा काम तुमको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि क्लासरूम टीचिंग थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा क्योंकि वहां पे इंटरेक्शन अच्छा हो सकता है, बट अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो हम जितना अच्छा हो सके ट्राई करेंगे कि हम तुमको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट दें। हमारा खुद का टेस्ट सीरीज भी है। तुम जब ज्वाइन करोगे तो तुमको तुम्हारे प्रॉपर टेस्ट भी होंगे, तुमको प्रॉपर असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, तुम्हारी पेरेंट काउंसलिंग भी होगी। बिल्कुल कोचिंग की तरह का माहौल हम बनाएंगे। और हो सकता है कि तुमको शायद मतलब हम प्रिपरेशन जिस तरह की कर रहे हैं हम कोशिश करेंगे तुमको क्लासरूम से भी अच्छा माहौल यहाँ पे दे पाए। तुम अपना रिव्यू देना बस हमको कि सर आपने ये जो चीजें बनाई इनमें ये कमियां हैं, ये अच्छी बातें हैं। वी विल लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन यू ऑल। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।